हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दरोगा और बीपीएससी 50 क्वेश्चन है। इस 50 क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ हम इसका डिस्कस कराने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बनाया गया है। और एक बात और, ये सारे क्वेश्चन को आप क्यूज के माध्यम से मार सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे लिंक दिया हुआ है। जैसे आप लिंक को ओपन कीजिएगा तो आपके साथ देखिए इस तरह का खुलेगा। यहाँ पे देखिए ऐसा दिख रहा है ना आपको। तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। जो भी आपका रिक्वायरमेंट मांगेगा, ये डेट मांगेगा, जिस डेट को आप मारिएगा, जैसे आप मारते हैं फिर आपका पूरा खुल जाता है। देखिए ये आपका पहला नंबर करके क्वेश्चन आएगा। इस तरह से 50 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। उस 50 क्वेश्चन को आप मारिएगा तो उसमें आपका स्कोर दिखाएगा, आपने कितना गलत मारा, कितना सही मारा। फिर जाके आप देख सकते हैं कि आपको कहां पे डाउट है, नहीं है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख करके समझ सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी हम बताने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है, उससे रिलेटेड जो उसके सराउंडिंग में आगे पीछे में जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। आप जैसे ही देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं और क्या एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ हम लोग कहां से करते हैं? पहले ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए आइए देखिए, और देखिए जब देखते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ करके खुद से भी मारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर नहीं दिया हुआ है। अगर जो क्वेश्चन आप लोग जो क्विज नहीं लगाए हैं तो पहले देख करके मार भी सकते हैं कि क्या आंसर होगा, फिर हम बाद में बताएंगे तो बताएंगे ही, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसने रखा था? तो पहले ये जानिए कि अविश्वास प्रस्ताव अभी चर्चा में रहा है। हुआ क्या था ना कि अभी मणिपुर हिंसा को लेकर के लोकसभा में एक बिल लाया गया और ये बिल का बहुत ज्यादा जो है ये इस वजह से लाया गया सरकार को अवगत कराने के लिए। देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या है, सरकार को बताना पड़ता है संसद में कि आप विश्वास में हैं या नहीं है, या सरकार जब अपना काम नहीं करती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के पर संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद कितना, आर्टिकल, आप इतना जानते हैं कि आर्टिकल 75 के 3 में क्या हो जाएगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा कौन? संसद। यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा सरकार, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी का मतलब यह है कि उत्तरदायी का सरकार, जैसे आप अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति क्या है, वहां का जो संसद है उसके संसद को, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो वो उत्तरदायी नहीं है। बट हमारा जो है सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर लोकसभा का जो नियम है, लोकसभा का जो कानून है, लोकसभा का जो नियम प्रणाली है, उसमें अगर आप जिम्मेदार, अगर आप खड़ा नहीं उतरते हैं तो आपको क्या हो, आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा कौन? सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति का होगा और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होगा। और ये कौन सा आर्टिकल में कहा गया? 75 के 3 में। तो इसी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसने रखा था। तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था आपका 1963 में। कब आया था? 1963 में। और जेबी कृपलानी लेके आए थे। और क्यों लाए थे? 1962 में आप लोग जानते हैं भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हम लोग का हार हुआ था। इसी वजह से नेहरू जी पर जो है आरोप लगा था कि आप जो है सुसंगठित तरीके से चीजों को नहीं कर पाए, जिससे देश का बेइज्जती हुआ, या फिर जो भी हम लोग युद्ध हार गए। इसी को लेकर सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लेके आया था। कौन ले आया था? जेबी कृपलानी लाया था। आपको ये बात पता होना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले थे, ठीक है। इसी ने जनसंघ का गठन किया था, इसके बारे में जानते हैं। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी क्या थे? सरकार थे। 1977 में क्या है, सरकार में बैठे थे। और 1979 में, और ये ऐसे प्रधानमंत्री थे। देखिए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बता रहे हैं, बट इतना जान लीजिए कि मोरारजी देसाई जो है पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत नहीं जुटा पाने की वजह से पहले ही इस्तीफा दे दिए थे। और इसके बाद फिर आपका चौधरी चरण सिंह बैठता है। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री क्या कहता है? मोरारजी देसाई मानना है, ठीक है। और पहला अविश्वास मतलब विश्वास, देखिए अविश्वास से आज तक एक भी प्रधानमंत्री नहीं हटा है, बट पहले ही लग जाता है ना कि हम विश्वास मत नहीं प्राप्त करेंगे। तो ऐसा कई बार हुआ है। जैसे पर देखिए आपको क्या, मोरारजी देसाई के साथ हुआ है, वीपी सिंह के साथ हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ है, ठीक है, ये लोग के साथ हुआ है। उसके बाद आपका ये एक और प्रधानमंत्री थे जो कर्नाटक, ये अच्छा बता रहे हैं आगे में, अभी जैसी नाम आता तो बताते हैं। तो ये लोग को जो है विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाया, जिसकी वजह से ये लोग क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए थे। तो मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाए थे। मतलब विश्वास, उसको मालूम था कि हम विश्वास मत नहीं प्राप्त करेंगे, तो इसी वजह से इसने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले। देखिए अब अविश्वास प्रस्ताव के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको हम। ये तो हम ऑप्शन के बारे में, आप सारा ऑप्शन के बारे में आपको बताने का प्रयास किए। तो जेबी कृपलानी पहले थे जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे।
किसके खिलाफ? नेहरू जी के खिलाफ। सबसे ज्यादा बार कहेगा कि सबसे अधिक बार किसके प्रति? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ। किसके? इंदिरा के खिलाफ सबसे ज्यादा बार आया। कितना बार? 15 बार। ये याद रखिएगा। अब तक कितना बार आया है? तो क्या कहिएगा? अब तक टोटल कितना बार आया है? तो कहिएगा कि अब तक ये वाला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो आया, इसको मिला करके टोटल 28वां बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कि सबसे पहली बार 1963 में लाया, जेबी कृपलानी लाया। किसके खिलाफ लाया था? नेहरू के खिलाफ। पहली बार इंदिरा गांधी, सॉरी, नेहरू के खिलाफ हो गया, इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार, ये जो है 28 बार अब तक हो गया है। और ये जो है कौन सा, अब कहिएगा कि कौन सा आर्टिकल के तहत, कहां पे संविधान में? देखिए, संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहीं नहीं है, मगर आर्टिकल 118, आर्टिकल कितना? आर्टिकल 118 बोलता है कि दोनों सदन का संचालन जो है कानूनी तरीके से होगा, मतलब अपने तरीके से होगा, यानी नियम का संचालन के बारे में अनुच्छेद कितना में? 118 में कहा गया है। और आपको पहले बोले थे कि लोकसभा जो है, सरकार किसके? लोकसभा के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी है। अगर नियम कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं तो इसके 118 के तहत, ठीक है, इसका नियम भी आता है। ठीक है, आर्टिकल 118 के तहत कोई भी आदमी, मतलब कोई भी विपक्ष वाला जो सरकार में है, रूलिंग सरकार में है, उस पर क्या कर सकता है? अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है कि भाई आप हमको बताइए कि आप विश्वास में हैं कि नहीं है, क्योंकि आप उत्तरदायी, जवाबदेही सरकार है। भारत में क्या है? संसदीय प्रणाली है। हम लोग संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिए, और इस प्रणाली में क्या होता है? सरकार जो है जवाबदेही, उत्तरदायी सरकार है, प्रतिनिधित्व सरकार है। ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह नहीं है। वहां पे अध्यक्ष प्रणाली में क्या होता है? कांग्रेस के प्रति, यानी वहां के संसद के प्रति सरकार जो है जिम्मेदार नहीं है, बट भारत में संसदीय प्रणाली में ऐसा है। चलिए, ये बात समझ गए। तो कितना? आर्टिकल 75 के 3 में क्या हो जाएगा? उत्तरदायी होगा। ठीक है, संसद के प्रति उत्तरदायी होगा सरकार। आर्टिकल 118 के तहत हम लोग अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, क्योंकि कार्य के संचालन के बारे में आर्टिकल 118 में कहा गया है। सबसे पहली बार 1963 में आया था। इंदिरा गांधी 15 बार लगा है, 28 बार टोटल कुल अब तक लग चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। बात समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विंबलडन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो विंबलडन के बारे में जानते हैं। टेनिस, सबसे पहले आप लोग जानिए कि टेनिस जो है, टेनिस खिलाड़ी 4 साल में जो है 4 गो मतलब टेनिस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन। देखिए यहाँ पे क्रमवार बहुत बार पूछता है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है, पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है, ऑस्ट्रेलिया वाला होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका फ्रेंच होता है। ठीक है, उसके बाद कौन होता है? फ्रेंच होता है। फिर कौन होता है? विंबलडन होता है। कौन होता है? विंबलडन होता है। विंबलडन के बाद अमेरिकन होता है। ठीक है, यूएस, इसको आप यूएस ओपन भी कह सकते हैं। ठीक है, यूएस ओपन, ये 4 तो होता है। तो ये जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के प्रारंभ में शुरुआत होता है। ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच के बाद विंबलडन के बाद ओपन। अब देखिए थोड़ा सा इसका इतिहास जान लीजिए। इतिहास इस वजह से जान लीजिए, एग्जाम में पूछता है कि सबसे पुराना ओपन कौन सा है। सबसे पुराना जो टेनिस ओपन होता है तो कौन सा होता है? तो सबसे पुराना ओपन जो है विंबलडन होता है। ये बात याद रखिएगा। कौन होता है? देखिए दूसरा पेन ले लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये दूसरा पेन से कुछ और लिखा हुआ है। समझे? देखिए विंबलडन सबसे पहले जो है ये 1877 में शुरू हुआ था। ठीक है, और विंबलडन कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? ये इंग्लैंड में होता है। यूके रख लीजिए, सही। ठीक है, यूके में होता है। 1877 में शुरुआत हुआ था। उसी के बारे में अभी आगे भी बताते हैं आपको। 1877 में यूके में होता है। और ये किस में होता है? ये घास के मैदान में होता है। याद रखिएगा, बहुत बार ये जो टेनिस होता है ना, टेनिस का कोर्ट पूछता है कि कोर्ट में कैसा कोर्ट में होता है? हार्ड कोर्ट में होता है कि घास के मैदान में होता है कि बजरी में होता है? ठीक है, लाल मिट्टी में होता है? ये सब पूछता है। तो ये सारा चीज थोड़ा सा जान लीजिए। तो क्या बता रहे थे आपको कि विंबलडन सबसे पुराना 1877 के बाद। देखिए विंबलडन के बाद अमेरिका शुरू होता है। अमेरिका शुरू होता है आपका 1891 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, सॉरी 1881 में शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन शुरू होता है? उसके बाद आपका फ्रेंच शुरू होता है। ठीक है, फ्रेंच आपका शुरू होता है 1891 में, ये 1891 में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है 1905 में। ये याद रखिएगा। तो क्रम आप लगा लीजिए। सबसे पहले विंबलडन के बाद यूएस 1881 में। ठीक है, ये कब हो गया? 1881 में। उसके बाद फ्रेंच हो गया 1891 में। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन 1905 में। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन, ये दोनों ओपन जो होता है हार्ड कोर्ट में होता है। ये कौन कोर्ट में होगा? हार्ड कोर्ट में होगा। याद रखिएगा, आपको पूछेगा कि ये कौन सा कोर्ट में होता है तो क्या कहिएगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में होगा। विंबलडन आपको पहले घास के मैदान में होता है। ये कहां पे होता है? घास के मैदान में होता है। और ये जो फ्रेंच ओपन है ये मिट्टी में होता है। ठीक है, जिसको हम लोग लाल बजरी भी कहते हैं। जब सुनते हैं ना कि लाल बजरी का बादशाह किसको कहते हैं, तो ये स्पेन का है ना। स्पेन का कौन? राफेल नडाल है। राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहते हैं। तो ये किस में होता है? ये मिट्टी में। कैसा मिट्टी में होगा? ये मिट्टी में होता है। लाल मिट्टी होता है ना, लाल मिट्टी की तरह होता है, उसी में होता है। तो ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन किस में हो जाएगा? आपका हार्ड कोर्ट में होगा।
विंबलडन कहाँ पे होगा? घास के मैदान में होगा। और फ्रेंच ओपन होगा तो किस में होगा? मिट्टी में होगा, लाल मिट्टी में होगा, बजरी में होगा, जो भी कहिएगा। अब कहेगा कि लाल बजरी का बादशाह कौन है, तो क्या कहिएगा? स्पेन के राफेल नडाल है, ठीक है, लाल बजरी का बादशाह है। ये हो गया क्या आपके साल के क्रम में कि 1877 सबसे पुराना ओपन हुआ। और इस बार ये विंबलडन ओपन हुआ है। तो और बहुत कम उम्र का आदमी जो है, एक कार्लेस अल्कारेज नाम से, ये भी स्पेन के ही हैं, उसको नोवाक जोकोविच को हरा करके जीता है। तो अभी आपको बता देते हैं सबके बारे में, हम पहले ये जान लीजिए। विंबलडन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो अभी आपको बोल रहे हैं कार्लेस अल्कारेज हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम उम्र के तो नहीं है, देखिए सबसे कम उम्र के ये खिताब जीतने वाले थे बोरिस बेकर। कौन है? बोरिस बेकर। देखिए सब नाम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है ये वाला, इसी वजह से हो सके एग्जाम में पूछ दे। और पूछने का मोस्टली यहां से इस ओपन से एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक है। तो सबसे युवा कहेगा कि विंबलडन जीतने वाला कौन था, तो क्या कहिएगा? बोरिस बेकर। ये कहां के थे? जर्मनी के थे। और ये जो अभी कार्लेस सरकार जो जीते हैं, ये कौन से सबसे कम उम्र के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और ये किसको हरा करके जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच को हरा के। ये कहां के हैं? तो सर्बिया के हैं। और ये कहां के रहेंगे? तो क्या कहिएगा? ये स्पेन के हैं। स्टेफनोस, ठीक है, ये वाला, इसके बारे में भी बता दें। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसमें जो है जीता कौन था? ये नोवाक जोकोविच जीता था। किसको हरा के? स्टेफनोस को हरा के। तो ये याद रखिएगा, आपका ऑस्ट्रेलियन वाला भी क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जीता था। किसको हरा के? स्टेफनोस को हरा करके। कार्लेस अल्कारेज इस बार विंबलडन जीता है। किसको हरा करके? नोवाक जोकोविच को। अब ये कैस्पर रूड। अब देखिए ये कैस्पर रूड, ये नॉर्वे के हैं। ये कहां के हैं? नॉर्वे के हैं। ये कैस्पर रूड जो है ये किसमें? ये फ्रेंच ओपन में हारा है। किससे? नोवाक जोकोविच से। अब आपका 3 को ओपन हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच जीता। किसको हरा के? स्टेफनोस को हरा के। फ्रेंच ओपन किसने जीता? फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच जीता। किसको हरा के? कैस्पर रूड को हरा के। विंबलडन ओपन किसने जीता? कार्लेस अल्कारेज जीता। किसको हरा के? नोवाक जोकोविच के हरा के। तो ये आपका अब तक का जो 3 हुआ, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, तीनों का आपका ये अब बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब महिला वाले में भी आपको बता देते हैं, क्वेश्चन दिए हैं, आगे में आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो विंबलडन ओपन 2023 के पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो क्या कहिएगा? कार्लेस अल्कारेज है। सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? तो विंबलडन हो जाएगा। कुछ कौन मैदान में खेलते हैं? तो घास के मैदान में खेलते हैं। उसके बाद यूएस ओपन कब हुआ था? 1881 में हुआ था। फिर कौन सा होगा? फिर फ्रेंच होगा, फिर ऑस्ट्रेलियन होगा। अगर खेलने के क्रम से पूछेगा तो पहले ऑस्ट्रेलियन कहिएगा, फिर फ्रेंच कहिएगा, फिर क्या कहिएगा? विंबलडन कहिएगा, फिर यूएस ओपन कहिएगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं, बात को समझने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम स्पीड पढ़ा रहे हैं तो हमारा मतलब हम आप ही की वजह से पढ़ा रहे हैं कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात आपको बता सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, देखिए ये वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त के अगर कोई भी वस्तु, ये कोई पथ है, अपने पथ के ही अनुसार कोई वस्तु चलेगा तो इसके केंद्र में एक ऐसा बल लगता है कि इस यहाँ पे अगर कोई वस्तु चलता है, अगर कोई वस्तु है अगर यहाँ से ऐसे करके चलता है तो यहाँ पे जो बल लगता है, इस बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी केंद्र किसी भी वृत्तीय पथ पर जो केंद्र में जो बल लगने वाला बल होता है उस बल को क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस बल का गुण ये होता है कि कोई भी वस्तु जो ये वृत्ताकार पथ पर जो अपना घूर्णन करता है तो उसको अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। और इसी के ऑपोजिट में और एक बल लगता है जिसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। वो इस जो वृत्ताकार पथ है इस पथ से क्या बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो केंद्र की तरफ यानी किसी भी वृत्त या वृत्ताकार पथ के जो बीच में जो बल लगता है उस बल को क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। इस बल का काम क्या है कि कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ में घूर्णन करता है या चलता है तो वो क्या करता है? अपने ओर क्या करता है? उसको चलने के लिए सक्षम। अगर ये बल नहीं रहेगा तो कोई भी वृत्ताकार पथ में कोई भी वस्तु घूम नहीं सकता है, ठीक है। और इसी बल का विरोध कौन करता है? आपका अपकेंद्रीय बल, जो बाहर की ओर खींचता है। तो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बहुत आसान है समझने। जो भी देखेगा कि वृत्ताकार पथ हो अगर अनुसरण करेगा तो एक ऐसा बल होता है, कहां पे होता है? तो क्या कहिएगा? केंद्र में होता है, इधर उधर नहीं होता है। केंद्र में एक बल होता है जिस बल की वजह से कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमता है। और एक बल ऐसा बल होता है जो वृत्ताकार पथ में इसका विरोध करता है, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोग जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो हम लोग का जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे कोई भी वस्तु अगर कहीं से भी हम फेंकते हैं तो जो नीचे में जो बल कार्य करता है या कोई भी चीज, कोई भी वस्तु का कोई भी वेट होता है तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के ही वजह से होता है। कितना गुरुत्वाकर्षण बल का वैल्यू कितना होता है? इसका होता है 9.81
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो ये याद रखिएगा, ये 1 न्यूटन के बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है, तो वही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है, केंद्र में रहता है। और ये बल क्या करता है, कोई भी वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु को घूमने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, यानी इसी बल की वजह से केंद्र में जो बल लगती है, इसी बल की वजह से वृत्ताकार पथ में घूम, और इसका जो विरोध करता है उसको क्या कहते हैं, अब केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, अब केंद्रीय बल से जैसे हम लोग बोलते हैं ना वॉशिंग मशीन चलता है या कुछ चलता है, इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है। कंसेप्ट समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आराम से बना पाइएगा कि क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या है, एक फेम्टो में कितना होता है, क्या बोल रहा है फेम्टो। देखिए आप इसको, ये भौतिक, इस सब चीज थोड़ा सा जानना जरूरी है, भौतिक राशि जान लीजिए कि शुरुआत कहां से होता है। तो इधर से एक फेम्टो, इधर से आइए डेसी, है ना, डेसी सेंटी मिली, डेसी देखिए लिख नहीं पाएंगे आप लोग, सुन लीजिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। तो हमको क्या पूछता है, फेम्टो। तो एक डेसी का कितना हो जाएगा, देखिए डेसी का कितना हो जाएगा 10 के पावर 1, डेसी सेंटी का कितना हो जाएगा 10 के पावर 2, डेसी सेंटी मिली का कितना हो जाएगा 10 के पावर 3। यहां तक ठीक है, डेसी सेंटी मिली। अब माइक्रो में आइएगा तो क्या कीजिएगा 10 के पावर डायरेक्ट, आप इसमें क्या करेगा ना कि 3 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो, तो इधर 6 हो जाएगा। ठीक है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो हो जाएगा तो 10 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको में कितना हो जाएगा, पिको में आपका हो जाएगा 10 के पावर 12, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो में कितना हो जाएगा 10 के पावर 15। देखिए माइनस में होता है ना, ये माइनस वाला हम बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक फेम्टो बराबर कितना होगा, तो 10 के पावर -15 होगा। देखिए ये आप याद रखिए, डेसी सेंटी, ये पूरा क्रम याद रखिएगा तो आपको यहां से जो भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं छूटेगा। डेसी, पहले डेसी 10 के पावर 1, सेंटी 10 के पावर 2, मिली 10 के पावर 3, डेसी सेंटी मिली हो गया। फिर माइक्रो में आइए, माइक्रो में क्या हो जाएगा 10 के पावर 6, माइक्रो के बाद कौन हो जाएगा नैनो 10 के पावर 9, नैनो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको 10 के पावर 15, फिर फेम्टो 10 के पावर -15 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस वाला हो गया ना, अब इसका पॉजिटिव वाले में आइएगा तो क्या आप डेसी से शुरू किए, यहां से डेका से शुरू कीजिए, डेका 10 के पावर 1 प्लस में होगा ये, है ना, डेका के बाद हेक्टो हो जाएगा, हेक्टो में आपके 10 के पावर 2 हो जाएगा, डेका हेक्टो किलो हो जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा, डेका हेक्टो किलो मेगा हो जाएगा, मेगा 10 के पावर 6 हो जाएगा, मेगा के बाद कौन हो जाएगा गीगा हो जाएगा 10 के पावर 9 हो जाएगा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा हो जाएगा 10 के पावर 12 हो जाएगा टेरा। उसके बाद पेटा हो जाएगा 10 के पावर 15 हो जाएगा, पेटा के बाद हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा 10 के पावर 18 हो जाएगा। देखिए एकदम आसान है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, आसान है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो 1 से लेकर 3 तक, ये यहां तक याद मिली तक रखिएगा। माइक्रो जैसे घुसा 3 बढ़ाते जाना है, पावर में माइनस में होगा। इधर प्लस वाले में क्या करना है, डेका से आना है, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, सिंपल है। डेसी डेका हेक्टो किलो मीगा गीगा, इसी को गीगा बोलिए या जीगा बोलिए, गीगा टेरा, उसके बाद पेटा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये पेटा है, उसके बाद क्या हो जाएगा हेक्सा हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो डेसी सेंटी सॉरी डेका हेक्टो किलो तक 3 तक आना है, यहां तक ठीक है। उसके बाद फिर 3 बढ़ाते चले जाना है, आराम से समझ जाइएगा, कोई बात नहीं है। तो एक फेम्टो में कितना मीटर पूछ रहा है, तो 10 के पावर -15 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब 10 के पावर -12 हो जाएगा, तो -12 किसको हो जाएगा, यहाँ पे आइए, -12 किसका था, ये डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो के बाद पिको का हो जाएगा 10 के पावर 12, होगा कि नहीं होगा, पिको का 10 के पावर 12। इसका फेम्टो के बाद कौन आता है, फेम्टो के बाद एटो आता है, एटो का 10 के पावर -18 हो जाएगा, और प्लस कहेगा तो फिर ये आपका एक्सा हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सा का होगा कि नहीं होगा, ये एक्सा का होगा कि नहीं होगा, 10 के पावर +18 एक्सा का हो जाएगा, और 10 के पावर +15 है, तो +15 किसका बताए थे, 10 के पावर 15 किसका बताए थे, पेटा का बताए थे, 10 के पावर 15, ये पेटा का होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, पेटा, समझ गए। तो कहने का मतलब है, ये आपको अगर पूरा सीक्वेंस याद रहेगा तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। एक शुरू से याद रखिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, ये आपका कौन सा हो गया, माइनस वाला हो गया। सबके पावर 1 2 3 यहां तक लाना, मिली तक आना है, फिर इधर आके 3 बढ़ाते चले जाना है, ये आपका हो गया माइनस वाला। प्लस वाला में आपका आना है डेका से, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा तक आ जाइएगा, ये आपका ये वाला हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। 1 2 3 यहां तक यानी किलो तक 3 करना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि किलो में आप लोग जानते ना 1000 ग्राम बराबर किलो होता है, तो 10 के पावर 3 0 1000 होता है ना,
तो सिंपल है, समझ जाइएगा। एक बार दो बार कॉपी में लिख लीजिए, फिर आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सुनिए, देखिए ब्राजील, ये घास का मैदान है। ये क्या बोल रहा है? ये घास का मैदान है। घास का मैदान देखिए, जब तक घास का मैदान जानने के लिए रुक जाइए, आपको हम बताता है। ये आप लोग लिख लिए, नहीं लिखे तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस लायक हम लिखते ही नहीं कि आप समझ पाइएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना होता है, बोर्ड में जगह भी कम रहने की वजह से बराबर लिखते नहीं है, और मेरा लिखने का तरीका भी कुछ अच्छा आप लोग की तरह नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, चलिए अब हम क्या आपको बता रहे थे कि कौन सा घास का मैदान। देखिए घास का मैदान मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है, ठीक है। तो ये क्या, ये वाला यहाँ सूर्य की स्थिति हमेशा कहां से होता है? कर्क से मकर के बीच होता है। ये कर्क से मकर के बीच हमेशा सूर्य, और यहाँ पे क्या जो भी होगा उष्णकटिबंधीय घास होगा, होगा कि नहीं होगा? ये वाला एरिया। अब ये वाला उड़िया उपोष्ण और शीतोष्ण है, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र है। ये वाला ध्रुवीय क्षेत्र है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है ना, ये ध्रुवीय क्षेत्र है। तो ध्रुवीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? हमेशा ठंडा होगा और शुष्क होगा। आर्द्रता होगा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब धूप ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो है संवहन की क्रिया ही नहीं होगी, पानी तो है बट धूप नहीं पड़ेगा, सूरज की किरण नहीं होगी, तो फिर यहाँ पे बारिश हो ही नहीं सकता है। कितना इधर से उधर से जाएगा। तो ये वाला एरिया। अब देखिए जब पूरा, जब आप वर्ल्ड का जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा हम ये बता दें, यहाँ पे तो बताने का जगह नहीं है, बट कैसे बताएं। देखिए ये आपका अफ्रीका है, ये जो लिख रहे हैं हम अफ्रीका लिख रहे हैं, ठीक है, ये अफ्रीका लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। और ये जो है आपका हम नहीं ना हुआ, ये जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख, यहाँ पे हम कर नहीं सकते हैं। बट आप इतना जानिए कि ये पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है। यहाँ पे इधर अमेरिका है, ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला यूरोप है, ये वाला अफ्रीका है, ठीक है, और इधर जो है, इधर जो है उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये ऐसे करके उत्तरी अमेरिका है, ये अटलांटिक महासागर है, ये पर तो कर अभी ये 3 रेखा खींचे थे ना हम, यहाँ पे देखिए इधर से जो है ना ऐसे करके जो है आपका क्या, ये गुजरता है आपका 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ से चलता है कर्क रेखा और यहाँ से निकलता है मकर रेखा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बराबर पोजीशन नहीं है, आपको हम बता सकते हैं मैप में बढ़िया से। जो आप देखिए इसको हम इस वजह से बता रहे हैं ना कि आपको उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कितना भी रटिएगा फिर आपको उष्ण शीतोष्ण में आप घर बढ़ा जाइएगा। तो सूर्य का स्थिति जो होता है कर्क से लेके मकर के बीच पूरा सालों भर इसका स्थिति रहता है। अगर इस एरिया में जो भी देश पड़ेगा वहां पे हमेशा क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय घास मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, ब्राजील है। ब्राजील का आप लोग को स्थिति पता होना चाहिए। ब्राजील से जो है आपका कौन सा 0 डिग्री रेखा गुजरती है, कर्क रेखा तो नहीं गुजरती है बट 0 डिग्री रेखा ब्राजील से गुजरती है। तब ब्राजील से अगर 0 डिग्री रेखा गुजरेगा तो कैसा घास मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय घास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वहां के घास का जो स्थानीय नाम है वो क्या है, कंपोज है। यहाँ पे अब कई नाम है, यहाँ पे कटिंगा भी यहाँ पे मिलता है, ये भी उष्ण कटिबंधीय, क्या नाम बोले, कटिंगा, ठीक है, कटिंगा जो है यहाँ का स्थानीय नाम है, ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय घास है। उसके बाद गरेन चाको ये सब स्थानीय नाम है, ठीक है ना, ये सब घास का नाम है। कहेगा कि गरेन चाको उष्ण कटिबंधीय घास कहाँ मिलता था, क्या कहिएगा, ब्राजील में। कटिंगा कहाँ मिलता था, क्या कहिएगा, ब्राजील में मिलता है। और ब्राजील का स्थिति क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा ना, यहाँ से आपका इक्वाडोर है, ठीक है, इक्वाडोर के बाद इधर कोलंबिया है, फिर ब्राजील है, ऐसे करके यहाँ से निकलता है। और उधर ऊपर में वेनेजुएला है ना। ये आप देखिए, आपको स्थिति थोड़ा पता होना चाहिए मोटा मोटी। अब इधर से ऐसे जाइएगा, देखिए यहाँ पे नीचे कर दिए, यहाँ से ऐसे गुजरता है, यहाँ से गुजरता है आपका नाम भी है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका होकर गुजरता है। तो दक्षिण अफ्रीका में भी उष्ण कटिबंधीय घास है और शीतोष्ण भी है। तो दक्षिण अफ्रीका के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है इसको वेल्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ब्राजील में कैसी घास हो जाएगा, ये कंपोज कैसा, उष्ण कटिबंधीय घास है। और ये वाला एरिया में और एक जो है ये आपका घास मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये घास का जो अमेजन सेल्वास, क्या कहते हैं, सेल्वास, ठीक है, सेल्वास जो है घास का मैदान है, ये भी उष्ण और ये यहाँ से आपका वेनेजुएला से शुरू होता है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, ये पूरा यानी अमेजन नदी यहाँ से निकलता है ना, यहाँ से निकलता है आपका, ये जानते हैं ना, ये एंडीज पर्वत है, यहाँ से ऐसे करके निकलता है और बेलन घाटी में आकर के अटलांटिक महासागर में गिरता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके पूरा एरिया में आपका
ये पूरा एरिया में जितना भी, क्योंकि देखिए ऊपर में कर्क रेखा है, नीचे में 0 डिग्री है, इधर मकर है, तो यहाँ पे जितना भी घास का मैदान होगा, जो भी होगा, ये क्या होगा, उष्णकटिबंधीय घास होगा। और यहाँ पे नदी बेसिन है, ज्यादा से ज्यादा बारिश होता है, सबसे बड़ा जंगल है, तो यहाँ का घास का मैदान आपको बोले ना, गरेन चाको है, कटिंगा है, सिलवास है, आपका पंपास है। यहाँ पे अर्जेंटीना में जाइएगा, यहाँ ये क्या बोलते हैं आप इसको, ये अर्जेंटीना तो नीचे हो गया, ऊपर में बड़ा अच्छा देश का नाम है, ये वाला एरिया दिखाते हैं आपको। ये ऐसे करके आइए ना, देखिए समय कम रहने की वजह से आपको क्या बताएं, ये वाला आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे वेनेजुएला है, ठीक है, वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला के जो घास के मैदान है ना, पंपास अर्जेंटीना, वेनेजुएला को क्या बोलते हैं, वेनेजुएला में घास का मैदान बढ़िया है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा घचर पचर कर दिया, आप भी नहीं समझ पाइएगा, बट इतना जानिए कि जितना सब नाम आपको बताए हैं याद रखिएगा कि ये कर्क और मकर रेखा के बीच जो भी देश का स्थिति होगा, वहां पे हमेशा उष्णकटिबंधीय घास मिलेगा, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय घास में ये ब्राजील का 3-4 नाम याद रखिएगा। यहाँ पे जो है 0 डिग्री, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, ये सारा एरिया में जो घास मिलता है इसको सेल्वास घास का मैदान कहते हैं। फिर उसके नीचे ब्राजील में आइएगा तो उसका स्थानीय घास आपका कंपास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कटिंगा भी होता है, गरेन चाको भी होता है। तो हंगरी, देखिए यहाँ पे यूरोप है ना, यूरोप ऊपर में देखिए ये वाला देख रहे हैं आप, 0 डिग्री ऐसे करके अटलांटिक बहामास होकर के ऐसे निकलता है, ऐसे करके। और ये तीनों देखिए, आपको कोई कहेगा कि ये जो लाइन है, देखिए ये सारा क्या काल्पनिक लाइन है, ठीक है। और ये जलवायु को प्रदर्शित करता है, ये टेम्परेचर को प्रदर्शित करता है, अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा, तीनों अक्षांश रेखा अफ्रीका महादेश से होकर के गुजरता है, यूरोप से एक भी अक्षांश रेखा नहीं गुजरता है। यानी ये जो आपका तीनों मुख्य रेखा है, कर्क रेखा, 0 डिग्री रेखा और मकर रेखा, जब ऊपर जाएगा नहीं। और सूर्य की स्थिति आपको हम क्या बताए हैं कि सूर्य की स्थिति सालों भर ये होता है। यहाँ पे अभी कितना, अभी घूमेगा ना, ये कितना से होता है, यानी आप मान लीजिए मकर रेखा पे 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। और यहाँ पे कर्क रेखा पे कितना, 21 जून को होता है। 21 जून को होता है ना सबसे बड़ा दिन, 21 जून को योगा डे सबसे बड़ा दिन की वजह से। तो 21 जून और 22 दिसंबर के बीच यही कहानी है इसका, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है मार्च में आता है, 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को 0 डिग्री में 2 बार आता है सूर्य की स्थिति। तो यही स्थिति रहता है। जब ये ऊपर में जाएगा ही नहीं तो ऊपर में यूरोप दिखेगा आपको, नॉर्वे है, ठीक है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, फिनलैंड है, रसिया का ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग हमेशा क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो ठंडा वाला एरिया में कौन सा हो जाएगा, तो शीतोष्ण घास का मैदान होगा, उसमें कभी होगा। हंगरी है, हंगरी में पुष्टा शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। यूरोप वाले एरिया में न कर्क रेखा न मकर रेखा उधर से जब नहीं गुजरेगा तो हमेशा ठंडा वाला स्थिति बना रहता है। इसी वजह से वहां पे शीतोष्ण होगा या ध्रुवीय होगा क्षेत्र, कभी भी वहां पे गर्म वाला चीज नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में दोनों है, ठंडा और गर्म, क्योंकि मकर रेखा की स्थिति बीचों बीच ऑस्ट्रेलिया को काटता है। तो ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड गलत बात है, वेल्ड कहाँ का है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। और ये अफ्रीका का है, कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का। ये है अफ्रीका का जो है ये पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। और अफ्रीका का सवाना, ये आप लोग को बात है, उष्ण कटिबंधीय घास है। सहारा जो है ना, आप जो साहिल क्षेत्र है, जो सहारा मरुस्थल पड़िएगा तो नीचे वाला जो शुष्क अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र उसको साहिल क्षेत्र कहते हैं। उसी की वहीं पे जो है छोटी छोटी घास होता है और इसी को हम लोग सवाना घास कहते हैं। ये अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। सवाना यानी अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश का ये स्थिति है कि यहाँ पे तीनों रेखा गुजरता है, 0 कर्क रेखा भी जाता है, 0 डिग्री भी जाता है, और मकर रेखा यानी पश्चिमी सहारा, मर्तानिया, माले, अल्जीरिया इधर से होकर गुजरिएगा तो आपका मिस्र होते हुए ऐसे करके यूएई होते हुए निकलता है कर्क रेखा, ठीक है। तो ये कर्क रेखा का स्थिति है। 0 डिग्री भी आपका यहाँ से गैबोन से गुजरता है, कांगो, डीआरसी, फिर केनिया, फिर सोमालिया। फिर नीचे से आइएगा मकर रेखा की स्थिति में बोत्सवाना है आपका, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका है, फिर ये नामीबिया है, ये होकर के गुजरता मेडागास्कर होते हुए। तो वो वाला एरिया हमेशा आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा डिजिट बना हुआ है। अफ्रीका में बहुत सारा डिजिट आपको मिलेगा, नीचे में भी मिलेगा और ऊपर में भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा। वेल्ड कहाँ का है, तो आपको बता दिए अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को, ठीक है। चलिए तो हो गया आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ आइए, सतकोशिया बाघ रिजर्व। देखिए बाघ रिजर्व के बारे में ये क्वेश्चन इस वजह से डाले हैं। देखिए क्वेश्चन को इतना डिटेल इस वजह से बता रहे हैं कि आप लोग तो कहीं ना कहीं परे होइएगा। जब परे होइएगा, अगर हम थोड़ा सा भी कुछ बता रहे हैं तो चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। ये क्लास नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं कि आपका जो समय हो सदुपयोग हो। इधर उधर के क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन रखिएगा, तभी वो चीज नहीं भूलिएगा। ज्यादा क्वेश्चन भूलने का कारण क्या है ना, कि बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं रख रहे हैं, बस रट लिया। रटने से क्या है ना कि आप कंफ्यूजन, एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन डालता है कि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा, उष्ण में, उपोष्ण में, शीतोष्ण में, ध्रुवीय में। तो हम ऐसा ही डालें कि आप कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन गलत मार के आइए, क्योंकि जो एग्जाम जो क्वेश्चन सेट करता है वो भी कभी स्टूडेंट रहा होगा।
उसको मालूम है कि कहां पे दिक्कत होता है। तो एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ के चलिएगा तो कभी गलती नहीं होगा। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो सतकोशिया कहां पे? उड़ीसा में। देखिए अभी बाघ रिजर्व के बारे में क्वेश्चन इसी वजह से डाला गया है। अभी हाल फिलहाल में देखिए 2023 में दो रिपोर्ट आ गया। एक तो पहले आया था जो 50वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था, किसका वर्षगांठ अभी मना रहे थे ना 50वां, मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्हें, ये आपको हम लोग जो है ये बाघ प्रोजेक्ट टाइगर कब 1973 में किए ना, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर किए थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। कब आया था? ये आया था 1972 में, ठीक है। और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, उसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। और उसका जो 2023 में 50वां साल गिरे हुआ था और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी मैसूर में बहुत बड़े वो किए थे। और टाइगर का जो है आपका कितना संख्या है उसको भी रिपोर्ट जारी किए थे। तो उस टाइम कितना 3167 बताया गया था, कितना 3167। मगर फिलहाल जो है टाइगर जो 29 जुलाई को अभी मनाए है ना, क्योंकि हर साल 29 जुलाई को टाइगर डे मनाते हैं। तो ये जो अभी रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में सबसे अधिक टाइगर का संख्या कितना कर दिया है? 3682। याद रखिएगा ये, ठीक है। जो टाइगर डे मनाए हैं 29 जुलाई को, उसमें 3682 और सबसे अधिक टाइगर किसके पास है? एमपी के पास है। किसके पास है? एमपी के पास। उसके बाद किसके पास है? एमपी के बाद से आपका किसके पास हो जाएगा? कर्नाटक के पास है, ठीक है। कर्नाटक के पास है, कर्नाटक के पास है। कर्नाटक के बाद किसके पास है? उत्तराखंड के पास है, ठीक है। उत्तराखंड के पास है। फिर किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है। देखिए ये क्रम से आपको पूछ लेगा तो फंस जाइएगा, इसी वजह से हम लिख दिए हैं। सबसे पहले बाघ कहेगा कि बाघ को टोटल संख्या कितना? 3682। कब? इस बार 29 जुलाई। अगर कहेगा कि बाघ रिपोर्ट जो 50वां वर्ष मनाए थे उसके उपलक्ष्य में कितना मोदी जी कितना मैसूर में जाके कहां पे मनाए थे? तो मैसूर याद रखिएगा, करेंट का क्वेश्चन है। 3167। इस बार जो बाघ दिवस के अवसर पर जो बनाया गया वो कौन सा है? तो 3682 था। कहां पे सबसे अधिक बाघ है? तो क्या कहिएगा? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में दूसरा नंबर में है, उत्तराखंड तीसरा नंबर पे है और महाराष्ट्र चौथे नंबर में। अब यही कहेगा कि सबसे ज्यादा कौन टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक है? तो क्या कहिएगा? तो सबसे पहले आप लोग को कहना है आपका अब उत्तराखंड में जो है जिम कार्बेट है। कौन सा है? जिम कार्बेट। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं रहा सही से, जिम कार्बेट। जिम कार्बेट में जो है सबसे अधिक बाघों की संख्या, याद रखिएगा। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। हेली नेशनल पार्क इसको पहले कहते थे, इसी में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या। फिर नागरहोल में है, आप क्या बोलते हैं, कर्नाटक में है। तो बस थोड़ा सा ज्यादा जो जहां पे है वो चीज याद रखिए। टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या क्या है? 53 को है। तो कहेगा कि सबसे नया कौन सा है? तो रानीपुर में जो अभी एमपी में, उससे पहले कहां पे था? रामधारी ये वाला राजस्थान में। तो 53वां टोटल टाइगर रिजर्व है। और इस टाइगर रिजर्व के बारे में जान जाइए कि इस टाइगर रिजर्व को जो है सबसे अधिक, क्योंकि टोटल बाघ की संख्या में, ठीक है, 75% इंडिया में है। और इसको जो है 2010 में एक सम्मेलन हुआ था, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था रूस में, ठीक है। और उस सम्मेलन में कहा गया था कि 2022 तक जो है बाघों की संख्या कितना करना है? T2 टाइम करना है, यानी T2। और 13 देश शामिल हुआ था, ठीक है, जिसमें से ये एशिया का हम लोग का जहां पे टाइगर पाया जाता है। तो वो सारे देश मिलकर के 2022 तक टाइगर को दुगुना करने का प्रोजेक्ट चला है, जिसको T2 कहते हैं, और 2022 तक करना था। ये बहुत बार आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में टाइगर के लिए जो है दुगुना करने का फैसला लिया गया था, जो दुगुना बाघ करना है। भारत में टोटल 75% टाइगर भारत में है, ठीक है। कहां पे? 75% टाइगर में है। 13 देश शामिल हुआ था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है? 50वां वर्षगांठ मैसूर में मनाया गया था। 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। सबसे अधिक टाइगर कहां पे? एमपी में है, 3612। सबसे अधिक कौन सा क्या बोलते हैं टाइगर रिजर्व में है? तो क्या कहिएगा? जिम कार्बेट में है। कर्नाटक दूसरे नंबर में हो जाएगा, उत्तराखंड तीसरे नंबर पे और महाराष्ट्र चौथे नंबर पे हो जाएगा। आपको इतना जानना जरूरी है, नहीं जानिएगा क्वेश्चन यहां से, क्योंकि टाइगर हम लोग का राष्ट्रीय पशु है, तो इसको जानना चाहिए। और टाइगर 75% टाइगर हमारे इंडिया में ही है। चलिए आइए, यहां तक समझ गए बात। तो टाइगर के बारे में आपको बता दिए। ये तो याद रखिएगा कि 2022 तक जो है टाइगर को दुगुना रखने का लक्ष्य रखा गया था। कौन सा सम्मेलन में? सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन। कहां है ये? रसिया में है, ठीक है। कितना देश शामिल हुआ था? तो 13 देश। टोटल कितना? 75% टाइगर कहां पे है? भारत में है। यहां तक समझ गए। भारत में टोटल कितना टाइगर रिजर्व है? तो 53 को। सबसे नया क्या कहिएगा? रानीपुर वाला है, जो यूपी में है, ठीक है। अब उड़ीसा में हो गया। देखिए तमिलनाडु में भी है। अभी तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र में अभी गई है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई है, ठीक है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व में गई है। मध्य प्रदेश में आपको बोलबे किए, वहां पे बंधवागर बहुत सारा टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारा है, ठीक है। तो जैसे टाइगर, एक बार आपको जो है जितना भी टाइगर रिजर्व है टोटल 53 को लेकर एक सीरीज लेके आएंगे और आपको बता देंगे। मगर यहाँ एक बात जान लीजिए, कहेगा कि कौन ऐसा राज्य है जहां पे टाइगर नहीं है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो आपको पूछेगा तो आप क्या कहिएगा? नागालैंड में नहीं है और मिजोरम में नहीं है और झारखंड में एक गो है।
झारखंड में कितना है? एक टाइगर है, और नागालैंड में भी नहीं है और मिजोरम में भी नहीं है, ये याद रखिएगा। और बाघों की संख्या सबसे घटी, क्योंकि जंगल उंगल का कटाव मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा हो रहा है। वहां पे तो जंगल बहुत ज्यादा है, परसेंटेज में भी सबसे अधिक मिजोरम में ही जंगल है, मगर कटाव भी ज्यादा हो रहा है। यहाँ दोनों जगह में यहाँ पे आपका टाइगर नहीं है, याद रखिएगा। कहेगा कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पे टाइगर नहीं था, क्या कहिएगा? इतना सारा फंस जाइएगा कि कहाँ होगा। तो ये आप याद रखा है, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। और झारखंड में कितना है? एक ठो है। टाइगर को दुगुना करने का वर्ष कब? 2022 तक T2। भारत में क्या %? 75%। समझ गया बात? टाइगर प्रोजेक्ट 1973। एमपी में सबसे अधिक। अभी संख्या कितना है? 3682। कहेगा कि 50वां वर्ष गांठ पूरा हुआ था तो कितना हुआ था? 3167। मोदी जी किए थे कर्नाटक में, मैसूर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या है? बल और विस्थापन के गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन, बल बराबर क्या जानते हैं आप लोग? फोर्स, ठीक है। और विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? देखिए कार्य ही होता है ना, कोई भी, मान लीजिए ये वस्तु है, ये मेरा बोर्ड है ना, ये वस्तु है, ये वस्तु है। अगर हम इस पे बल लगाएंगे, ये कहीं पे ये कहीं जा सकता है, क्योंकि ये अवरोधक है, इसका विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। बल के दिशा में हो, ठीक है, या फिर विस्थापन अगर 0 हो तो किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ये दोनों का काम होगा तभी उस काम कहा जाएगा। अगर ये कुछ हो, हम कितनों कुछ करें, विस्थापन और बल का गुणनफल अगर 0 हो जाएगा, ये कुछ कार्य ही नहीं होगा। ये दीवार है, इस दीवार को हम धकेलेंगे, कुछ विस्थापन होगा, विस्थापन 0, तो कार्य क्या हो जाएगा? किया गया कार्य 0। अगर बल के दिशा में भी विस्थापन होगा तब भी किया गया कार्य 0। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसकी वजह से मार नहीं पाते हैं। याद रखिएगा, बल के दिशा में हो या विस्थापन अगर 0 हो तो किया गया कार्य क्या होगा? हमेशा 0 होगा। देखिए सब बीपीएससी और दरोगा के लिए हिट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर F बराबर m इंटू ए होता है। m इंटू मास मतलब मास, a बराबर एक्सेलरेशन द्रव्यमान होता है। विस्थापन तो जानते ही हैं। तो यही वाला बात है। संवेग बराबर क्या हो जाएगा? संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, इसमें भी होता है। द्रव्यमान और त्वरण होता है ना, सॉरी, द्रव्यमान और वेग होता है, ठीक है। गलती हो गया है, त्वरण नहीं होता, वेग होता है। और इसका जो है संवेग का जो है SI मात्रक क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है। संवेग बराबर मास इंटू वेग होता है। मास मतलब द्रव्यमान, वेग मतलब वेग, ठीक है। और इसका SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड होता है। कार्य के बारे में बता दिए। त्वरण का क्या होता है? त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। भार और वेट, देखिए भार क्या होता है आपको बता देते हैं। सबसे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि जी का वैल्यू। देखिए जी का वैल्यू क्या है ना, कोई भी वस्तु में जो बल लगने की वजह से उसमें जो वेट होता है, वो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वही उसका क्या है? भार है। भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज है, एक मत मानिएगा। क्योंकि देखिए पृथ्वी में जो है त्वरण जो है गुरुत्वाकर्षण के लगभग समान होता है। और त्वरण जब समान होने की वजह से भार और द्रव्यमान क्या होता है? दोनों अनुपातिक होता है। मतलब समानुपातिक तो मतलब अनुपातिक खा सकते हैं। इसी वजह से ये दोनों चीज अलग अलग है, अलग अलग मानना है, ठीक है। ये कोई भी वस्तु का जो बल, जिस वस्तु का जो आकर्षण करता है, जो उसका वेट होता है, जो वेट है वही उसका क्या है? भार है। तो यानी जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 होता है। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो वही हो गया उसका, कोई भी वस्तु का वही भार होगा, जितना बल लगेगा वो उसका क्या है? भार है, ठीक है। समझ गए? तो त्वरण बता दिए, भार हो गया है, कार्य हो गया है, किया गया कार्य भी बता दिए। संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेग होता है, ठीक है। और इसका SI यूनिट बहुत बार पूछता है, kg मीटर पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाता है? देखिए दीपावली के दिन बहुत ये हिट क्वेश्चन है, पूछ लेता है आदमी, थोड़ा सा कभी कभी घबरा जाता है, इसी वजह से ये क्वेश्चन हम डाल दिए हैं। दीपावली के दिन जो है शोक मनाएगा तो कौन मनाएगा? भैया थारू मनाएगा। थारू कहाँ रहता है? उत्तराखंड में रहता है। कहाँ रहता है? उत्तराखंड में रहता है। ये बात जान लीजिए, ये कहाँ रहता है? उत्तराखंड में रहता है। और जरवा जनजाति कहाँ रहता है? अंडमान निकोबार में रहता है। याद रखिएगा, कहाँ पे रहता है? अंडमान में रहता है। और ये कौन? दक्षिणी अंडमान में रहता है। मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान दोनों में रहता है, ये याद रखिएगा। देखिए आजकल क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है, डायरेक्ट आपको देगा अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, निकोबार, ग्रेट निकोबार, फंस जाइएगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं। जरवा देखिए यहाँ पे कई जनजाति रहता है, सोमपेन रहता है, एंटिलिज रहता है, सेंटिलिज है ना, सोमपेन, सेंटिलिज, जरवा, निकोबारी, अंडोमानी। तो ये जो जरवा जनजाति है ये दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान में रहता है, ठीक है। अब अंडमान निकोबार का फोटो हम बहुत मिस कर दिए, हमको मैप रखना चाहिए था, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी है ना, ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे जो है छोटी छोटी जो द्वीप है, ये वाला देखिए, यहाँ पे उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है और ये दक्षिणी अंडमान। तो ये वाला बाद में ये आपका रहता है, आपका जरवा जनजाति, ठीक है। ये दोनों में पड़ता है, मध्य अंडमान में भी पड़ता है और दक्षिणी अंडमान में ये जरवा
जनजाति रहते हैं, ठीक है। और भील, देखिए भील भारत में सबसे अधिक अभी जनजाति अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा, भील जनजाति। टोटल 15% भूभाग में रहता है, कितना परसेंट, 15% भूभाग में रहता है। और टोटल जनजाति जो है कितना है, 8.14% जनजाति है अभी, याद रखिएगा 8.14% जनजाति है, जिसमें से 15% जनजाति 15% क्षेत्रफल पे रहता है, और भील अकेले 36% जनजाति है, याद रखिएगा। ये तीनों डाटा आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक जनजाति भारत में कौन सा है, तो क्या कहिएगा, भील। और भील कहां कहां रहता है, तो आप ऊपर से लिख लीजिए, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, नहीं राजस्थान में रहता है, गुजरात में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, एमपी में रहता है, छत्तीसगढ़ में रहता है। ये टोटल एरिया में आपका भील जनजाति रहता है। और ये भील जनजाति की आबादी टोटल जनजाति का कितना परसेंट है, 36-38% के करीब करीब है। कोई किताब में आपको 38 भी मिलेगा तो टेंशन नहीं लेना है, 36 हो या 38 हो वही होगा, ठीक है। और ये टोटल जनजाति भारत में कितना है, टोटल जनसंख्या का 8.14, और कितना परसेंट क्षेत्रफल पे रहता है, 15% पे रहता है। ये जनजाति का बात है। और जाति कहेगा तो कितना रहेगा, 16 पॉइंट के समथिंग के करीब करीब क्या है, अनुसूचित जाति है, ठीक है। जनजाति आपका 8% के करीब करीब। तो ये टोडो कहाँ है, नीलगिरी क्षेत्र में रहता है टोडो, नीलगिरी तमिलनाडु, ये जानते ना। देखिए हर जगह मैप का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, यहाँ पे नीलगिरी है, यहीं पे जो है इस ये वाला एरिया में आपका कर्नाटक तमिलनाडु तीनों दोनों में मिलता है। तो ये वाला एरिया में टोडो सा बढ़ाता है, ठीक है। तो टोडो कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। भील सबसे अधिक जाति, सबसे अधिक जनजाति वाला कौन सा जाति हो जाएगा, भील हो जाएगा। कितना परसेंट है टोटल जनजाति का, 38% है। कितना टोटल जनजाति कितना है, 8.14% है। कितना परसेंट भूभाग में रहता है, 15% भूभाग में रहता है। याद रखिएगा जरबा कहाँ रहता है, दक्षिणी अंडमान में रहता है या मध्य अंडमान में, किस साइड रहता है, पश्चिमी साइड में रहता है। क्या कहिएगा, पूर्वी साइड में नहीं कहिएगा, पश्चिमी साइड में रहता है, ठीक है। थारू उत्तराखंड में। तो यही उत्तराखंड में जो जनजाति है, इसी जनजाति को हम लोग क्या करते हैं, शोक मनाता है दीपावली के दिन। समझ गए बात। देखिए बताने का तो बहुत कुछ है, बताइएगा जनजाति पूरा इंडिया का, तभी बहुत समय लग जाएगा। बट जो जितना दिया गया है ऐसी 5-10 सीरीज करेंगे तो आप लोग का तैयारी A1 हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मगर जो सेट दिए हैं नीचे में, पहले उसको मान लीजिए, उसके बाद पूरा डिस्कस को देखिए, आपको देखने में ज्यादा मजा आएगा, समझने में भी ज्यादा मजा आएगा। डिस्क्रिप्शन देखिए, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक को जाकर के आपको दबाना है, पूरा आपका ओपन हो जाएगा। आपको आईडी मांगेगा, आपका नंबर मांगेगा, जैसे दीजिएगा पूरा खुलेगा। और आपको ईमानदारी के साथ आपको क्वेश्चन लगाना, कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, उससे आपको एक 50 क्वेश्चन का अगर डेली आप डिस्कस और ढंग का क्वेश्चन सारा हम महत्व, अगर थोड़ा सा भी आप लोग पढ़ते लिखते हैं तो आप लोग को आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन का कितना महत्व है और हम क्या चीज बताना चाह रहे हैं। जितना मेरे से हो रहा है, जितना प्रयास है, जितना हमको समझ है कि नहीं ये क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्व होगा, तो हमने डाला। अब फिर कीजिए, करके देखिए, देखिएगा आपको कितना ज्यादा फायदा देगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है। तो आयुष्मान भारत के बारे में तो आप लोग जानते हैं, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपया दिया जाता है। हेल्थ केयर वाले मोदी जी थोड़ा सा ध्यान दिए हैं, और बहुत बार इसमें केस में भी आया है कि जो है ये मौलिक अधिकार में होना चाहिए हेल्थ, है ना, है कि नहीं है, क्योंकि ये स्वास्थ्य नहीं होगा तो सब कुछ बेकार है। तो आयुष्मान भारत योजना जो है ये 23 सितंबर में आया था, 23 सितंबर ना 2018 में आया था, ये 2018 में आया था, और 5 लाख रुपया हेल्थ कवर में दे रहा है। और ये 1 अप्रैल से संपूर्णतः ये मिला दिया गया, ठीक है। तो आयुष्मान भारत योजना कौन से सम्मिलित, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मिला दिया गया है, और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य योजना भी मिला, राष्ट्रीय जीवन बीमा, इसको नहीं, जीवन बीमा तो आप लोग जानते हैं ये अलग है, ठीक है। जीवन बीमा निगम LIC द्वारा चलाया जाता है। LIC का स्थापना कब होता है जी, 1956 में होता है। ब्रिटेन के तर्ज पर LIC बनाया गया था, तो ये तो नहीं होगा, जीवन बीमा वही चला था। ये दोनों को मिला दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, A और B हो जाएगा। तो याद रखिएगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना कहां से, मोदी जी सबसे पहले जो है इसका जो शुरुआत किया था कि रांची से किए, मतलब झारखंड से किए थे, और ये सितंबर में 2018 में किए थे, ठीक है। ये याद रखना है, समझ गए बात। आयुष्मान भारत योजना, अभी इसके बारे में मोदी जी कार्ड दिखा रहे थे कि हमने बहुत सारे अभी 21 करोड़ 22 करोड़ के करीब करीब आदमी को जो है 5 लाख स्वास्थ्य बीमा दे चुके हैं, ठीक है। ये योजना जो है आपका गिनीज वर्ल्ड बुक में भी गया है। तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये योजना बहुत ज्यादा नाम कमाया है, क्योंकि स्वास्थ्य में इतना ज्यादा धनराशि खर्चा करने वाला पहला स्कीम है ये, ठीक है। और राजस्थान सरकार जो है स्वास्थ्य को क्या कर दिया है, मौलिक अधिकार में डाल दिया है कि स्वास्थ्य सेवा पाना क्या है, व्यक्ति का, नागरिक का क्या है, मौलिक अधिकार होगा। तो ये भी याद रखिएगा। हाल फिलहाल में एक बिल लाया है, कौन, राजस्थान सरकार, जो स्वास्थ्य की सेवा को क्या कर दिया है, मौलिक अधिकार मान लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बढ़े ना। नेक्स्ट में क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। देखिए पीडीएस बहुत शुरुआत से, इसका आज का कहानी नहीं। पीडीएस को अगर लेके चलते हैं तो हम लोग को जाना पड़ेगा कब, सल्तनत काल में, जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा, ठीक है। तो तभी से पीडीएस प्रणाली का सबसे पहले प्रारंभ किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किया। उसके बाद अगर गवर्नर जनरल में कहिएगा तो लॉर्ड डलहौजी कहिएगा, क्या कहिएगा, लॉर्ड डलहौजी। और ये जो है पीडीएस किसके, तो अब जब जैसे हम लोग भारत आजाद हो गया, भारत जब आजाद हो गया तो क्या उसका संविधान है, संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है। इस
इस संसदीय शासन प्रणाली में जो है मतलब जितने भी सूची है, अलग अलग विषय अलग अलग को भारत से केंद्र के पास अलग है, राज्य के पास अलग है। तो उसी तरह से जो पीडीएस संचालन है कहता है कि ये जो सूची है क्योंकि आप लोग पढ़िएगा समवर्ती सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है, तो पीडीएस सूची जो है ये कहां पे रखा गया है, तो ये क्या कहिएगा, केंद्र और राज्य दोनों को, क्योंकि ये उपभोक्ता मामले के अंतर्गत आता है। ठीक है, खाद्य वस्तु के अंतर्गत आता है। अगर केंद्र सरकार अकेले रखेगा तो फिर राज्य क्या करेगी, या फिर राज्य का जो पब्लिक क्या है, केंद्र का भी नागरिक क्या है, केंद्र का भी नागरिक वही है और राज्य का भी नागरिक वही है, तो उसको फायदा पीडीएस में देना चाहिए। तो पीडीएस के बारे में 2-3 चीज पूछता है, कहेगा कि सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन शुरू किया था, तो क्या कहिएगा, सबसे पहले आप सल्तनत काल में जाइएगा और अलाउद्दीन खिलजी को मारिएगा। ठीक है, जो खिलजी वंश के मतलब ये जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था, तो अलाउद्दीन खिलजी यही जो है बाजार नियम लेके आया था। जब आपको सल्तनत काल ले आएंगे बड़ा बढ़िया से पढ़ाएंगे, हिस्ट्री टेंशन नहीं लेना है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली लेके आए थे, फिर अंग्रेज में लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, फिर अभी केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत पीडीएस संचालन किया जाता है। समझ के बाद अब बोलता है क्या, राजकोषीय नीति संचालन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए राजकोषीय नीति क्या, पहले इसको जानिए। राजकोषीय नीति, राजस्व नीति, सुनिए सब चीज जानना। राजकोषीय नीति ऐसा है कि जो सरकार द्वारा, यानी जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसका यह कर्तव्य होगा कि हम कहां से राजस्व को लाएं, कहां पे हम टैक्स बढ़ाएं। देखते हैं ना जीएसटी का हर दिन मीटिंग होता है, कभी निर्मला सीतारमण वहां बैठती हैं, यहां बैठती हैं, कभी इसमें अभी देखिए ऑनलाइन गेमिंग में बढ़ा दिया है, सट्टेबाजी में बढ़ा दिया है, ठीक है, रेसिंग में बढ़ा दिया है। तो अलग अलग अभी हम लोग हल्ला कर रहे थे कि दूध में भी जीएसटी बढ़ा दिया। तो सरकार द्वारा जो है अपना जो कि राजस्व कहां से आएगा और कितना आएगा, किसमें कितना हमको राजस्व टैक्स लगाना है, टैक्सेशन लगाना है, तो ये काम कौन करेगी, सरकार करेगी, वित्त मंत्रालय करेगी कि नहीं करेगी। अब यहीं पे क्या है ना, तरलता की बात होगा कि मार्केट में तरलता अधिक हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन आ गया है, ठीक है, रिसेशन आ गया है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई करेगा, क्योंकि मुद्रा छापता कौन है, आरबीआई छापता है। तो यहीं पे कहेगा राजकोषीय नीति कौन करेगा, तो वित्त मंत्रालय करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि राजस्व लाना है, राजस्व आएगा कहां से, टैक्स बढ़ाएंगे, कहां पे कितना बढ़ाएंगे, राजस्व कितना ज्यादा होगा, पब्लिक कहां पे देने में सक्षम है, कहां पे ज्यादा इनकम है। तो ये सारा जो नीति है, इसी नीति को हम लोग क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन हो जाएगा, वित्त मंत्रालय आएगा। ठीक है, जितने भी टैक्सेशन सिस्टम है, कितना लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब वित्त मंत्रालय ने करता है। इसका एक समिति होता है, अपना साल भर अपना देखता रहता है कि कौन वस्तु पे कितना लगाना चाहिए। ठीक है, जीएसटी जानते हैं ना, परचेस कर है, 4 प्रकार का स्लैब रखा हुआ है ना, ठीक, वो तो बताएंगे फिर आपको। 5, 12, 8, 18, 28 जो है परसेंट है, 28% तीन वस्तु पे लगाया है, अक्टूबर से प्रभावी होगा। ये सब करेंट का क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन तो आपको लगा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एनएसओ, देखिए एनएसओ जो है ये कितना 23 जून या जुलाई है। ठीक है, देख लीजिएगा 23 जून 2019 को जो है इसको क्या दोनों को मिला दिया, किसको, सीएसओ को, सीएसओ, ठीक है, सीएसओ और एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये तीनों को मिला करके क्या कर दिया, एनएसओ बना दिया। कब, 23 जून 2019 को, याद रखिएगा ये। और ये एनएसओ का स्थापना कब होता है, 1950 को होता है। ठीक है, बहुत बार पूछता है एनएसओ का स्थापना 1950, याद रखिएगा। सीएसओ का कहेगा तो क्या कहिएगा, 1951 में। ठीक है, और ये दोनों को मिला करके एनएसओ कर दिया कब, 23 जून 2019 को। ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आरबीआई का स्थापना कब, इसका क्या कहिएगा, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था, 1935 को, याद रखना भैया। ठीक है, 1 अप्रैल। और इसका राष्ट्रीयकरण क्या कहते हैं, 1 जनवरी कहिएगा, 1 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, वो 1900 ये इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 ने 1 जनवरी 1949 को हुआ था, गलती बोल दी है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, 1949 होगा, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, ये अधिनियम कब आया था, 34 के अधिनियम में आरबीआई का एक्ट आया था 1934 को, और 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था। और इसका उस टाइम मुख्यालय कहां था, कलकत्ता में था, फिर बाद में उठा करके कहां पे लेके गया, मुंबई लेके गया। और एक कमेटी आई थी, कमेटी यंग हिल्टन कमेटी 1926 में आई थी। एक बात जब बोलते जाइएगा ना तो बहुत क्वेश्चन बन जाता है। यंग हिल्टन कमेटी कहेगा तो क्या कहिएगा, 1926 में आया था। ठीक है, इसी के सिफारिश पर 1934 में एक्ट आया और 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। क्या कहिएगा, यंग हिल्टन कमेटी 1926 में आया, उसके बाद 1934 में एक्ट बना, 1934 में एक्ट के बाद 1935 1 अप्रैल को आरबीआई का गठन होता है, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को क्या किया, राष्ट्रीयकरण। और राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है, अगर राष्ट्रीयकरण नहीं करता तो क्या ना, उस टाइम क्या हो गया था कि सारा जितना भी स्टेक होल्डर था, कुछ गिने चुने लोग के पास था। ठीक है, तो लगा ना कि सारा लोग का क्या, आरबीआई पे कुछ विशेष वर्ग का क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। इसी वजह से इसको राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। राष्ट्रीयकरण अभी इसके पास कितना है टोटल, 200
है ना, 200 करोड़ का मुद्रा है, जिसमें से 115 आपका 115 विदेशी मुद्रा है और जो है 85 जो है दरब है। ठीक है, तो याद रखिएगा 85 करोड़ का जो है इसके पास क्या होना चाहिए, दरब होना, लिक्विडिटी होना चाहिए। ठीक है, सोना होना जो भी है, और 115 करोड़ का मुद्रा होना चाहिए। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, शायद सही है बता रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। एनएसओ कब बना, तो 23 जून 2019 को बना। एनएसएसओ का 1950 में, सीएसओ दोनों को मिला दिया कब, 23 जून 2019 को। ये डाटा देख लीजिएगा, 23 जून है या 23 जुलाई है, मगर है ऐसे ही। ठीक है, 2019 में इसको मिला करके बना दिया। अब देखिए वित्त मंत्रालय के बारे में बता दिए। नीति आयोग, देखिए नीति आयोग पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का स्थापना 1950 में। ठीक है, 1951 में पहला योजना आयोग आता है। तो इसको प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करते हैं, 2015 में इसका खेल खत्म कर देते हैं, और 1 जनवरी 2000 नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बन जाता है, नीति आयोग बन जाता है। ठीक है, योजना आयोग को खत्म करके। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। इसका उपाध्यक्ष का अभी सुमन बेरी जी हैं, याद रखिएगा। आरबीआई के बारे में बता दिया, आरबीआई एक्ट 1934 से 1935 बना था। एनएसओ कब बना, तो दोनों को, सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके एनएसओ 2019 में बना है। चलिए नेक्स्ट, आप लोग संतुष्ट हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हम स्पीड पर आ रहे हैं, कम पर आ रहे हैं, सही पर आ रहे हैं, गलत पर आ रहे हैं, क्योंकि बताना जरूरी है। इसके बारे में बता दिए थे। केंद्र और राज्य सरकार का सूची है, केंद्र सरकार का सूची संघ सूची होता है, राज्य सरकार का सूची राज्य सरकार का होता है, और समवर्ती सूची एक ऐसा सूची होता है। तो केंद्र और राज्य दोनों तरह के, दोनों सरकार क्या कर सकता है, उस पर कानून बना सकता है। अगर राज्य सरकार बना देता है तो केंद्र सरकार का क्या हो जाएगा, पड़वा भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको फिर आगे में अभी बताते हैं कि किस में कितना विषय है, कितना विषय नहीं है। 52 विषय है आपका समवर्ती सूची में। चलिए आगे फिर आते हैं। निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए बोलता है कि कौन ऐसा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए रोग कई प्रकार का होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, आपका क्या बोलते हैं कवक से होता है, फिर आपका बहुत सारा चीज से होता है। ठीक है, तो उसी तरह से बोलता है कि कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो नींबू का कैंकर रोग है, तांबा की कमी के होता है और जीवाणु के द्वारा होता है। धान में खैरा अंगमारी रोग है, ये भी जस्ता के कारण ही होता है। ठीक है, गेहूं में विल्सन रोग, ये भी जीवाणु के कारण होता है। मूंगफली में टिक्का रोग नहीं होता, ये सार्कोपेंटा होता है। ठीक है, ये कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। ये याद रखिएगा, किसके कारण कहेगा कि मूंगफली में टिक्का रोग, किसके, सार्कोपेंटा करके इसी टाइप का कवक का नाम है। ठीक है, बराबर ही बोल रहे, थोड़ा देख लीजिएगा, सार्कोपेंटा ही होता है। मूंगफली का टिक्का रोग कवक के कारण होता है, और ये सारा जितना भी है ये क्या होता है, आपका जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, ये पादप रोग है, इसको देख लेना है। व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम, है ना, क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो देखिए एगो व्हिटकर थे, ये आपका जो अरस्तु थे ना, उसके बाद आपका अरस्तु आए, उसके बाद लिनियस आए, उसके बाद जो है व्हिटकर आए। और ये कब आए, 1969 में आए। और इसने क्या किया, जैसे अरस्तु आया था तो पूरे किंगडम को 2 भागों में बांट दिया, बोला कि एगो जंतु है, एगो पादप है। फिर लिनियस भी आया तो उसने भी वर्गीका, एगो अपना किताब सिस्टीमा नेचर, देखिए यहाँ पे लिखा है आपको, देखिए सिस्टीमा नेचर है ना, तो यही है सिस्टम नेचर में इसी ने 2 पादप ने इसने भी किया, इसी वजह से इसको वर्गीका का पिता भी कहते हैं। किसको, लिनियस को। तो उसने भी पादप वर्ग रखा और जंतु वर्ग रखा। बट 1969 में कौन, व्हिटकर आया और आकर के जो है 5 भागों में पूरे जगत को बांट दिया। तो उसने क्या, प्रोटिस्टा रखा, मोनेरा रखा, कवक रखा, पादप रखा और जंतु रखा। तो क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह नहीं आता है। तो अभी आपको क्या बोले, हम मोनेरा। तो मोनेरा में कौन, जितने भी प्रोक्यूरेटिक समूह के जितने भी आएंगे, जैसे जीवाणु हो गया ना, जब अब अल्प विकसित कोशिका वाले जो भी होते हैं वो प्रोक्यूरेटिक में आता है। तो प्रोक्यूरेटिक वाले में किसको रखा, मोनेरा में प्रोटोजोआ, वही ना नाम भूल जाता है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है, उसी को प्रोटिस्टा में रखा है। ठीक है, प्रोटिस्टा में। ठीक है, ये कवक हो गया, कवक का तो अलग ही है, तो ये भी है। ठीक है, प्रोटोजोआ में प्रोटिस्टा को रख दिया। और एनिमिलिया में कौन, जंतु वाला पकड़, और पादप वाला को पादप कहता है। और इसको हम जंतु वर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जंतु वर्ग भी कह दीजिए इसको। क्या, जंतु हो गया। और आगे में अगर आइएगा तो आपका पादप लिख दीजिए, यहाँ पे पादप लिख दीजिए। ठीक है, ये इतना में बांटा था, किसने बांटा था, व्हिटकर ने। कब बांटा था, 1959 में बांटा था। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के पहले में आपको बोले प्रोटिस्टा में रखा था। ठीक है, जो एक कोशिकीय वाला होगा उसमें किसमें, प्रोटिस्टा में रखा गया था। कवक का अलग हो गया। तो उसके बाद आपका और एगो बताए थे, मोनेरा बताए थे, जिसमें जीवाणु रहेगा। ठीक है, इसमें यूकेरेटिक प्रोकैरियोटिक दोनों साथ में रहेगा। और इसी में आपको कहता है ना, पादप और जंतु में बीच का जो खड़ी का काम करता है, यूग्लिना के नाम, तो वो किस जगत में आता है, तो प्रोटिस्टा में आता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है यूग्लिना किस में आता है, तो प्रोटिस्टा में आता है। एनिमिलिया में जंतु हो गया, जैसे हम लोग जितने भी वर्ग है ये किस में, एनिमिलिया में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो व्हिटकर का क्या जगत हो गया, 5 गो। 5 में से क्या क्या कहिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। कहेगा कि जीवाणु, अर्धविकसित, अल्प विकसित, या फिर क्या बोलते हैं आप ये भी कह सकते हैं असूत्री वाला जितना भी है वो किस में आएगा, या फिर प्रोक्यूरेटिक किस में आएगा,
तो क्या कहिएगा, ये सब सब मोनेरा में आएगा। प्रोटिस्टा में कौन आएगा, एक कोशिकीय आएगा। जितना भी एक कोशिकीय वाला होगा, जैसे प्रोटोजोआ है ना, ये यूग्लिना है ना, ये सारा क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोटोजोआ में हो जाएगा। ठीक है, कवक में तो आप लोग कवक जानते ही है, कवक होगा तो कवक ही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से अब कवक हो गया, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, पादप। पादप में अब आप जितना भी देख रहे थे पेड़ पौधा, ये पादप हो गया। जंतु में अभी हम लोग आएंगे, पक्षी आएगा, जानवर आएगा, मनुष्य आएगा, ये अलग अलग आपका फिर किंगडम देखा जाएगा। ठीक है, फिर वहां पे ऑर्थोपोडा, फिर चलता रहेगा, ये बहुत लंबा खेल है इसमें। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं। देखिए आप लोग ये जानते हैं कि फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है कहां पे, तो हम लोग का लीवर से निकलता है, यानी यकृत से निकलता है। ये भी कह सकते हैं कि यकृत से निकलता है। यकृत का वेट कितना है, 1.5 से 2 kg होता है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, यकृत का काम क्या है, तो यहाँ से बहुत सारे ये एंजाइम निकालते हैं, पापचय की क्रिया करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारा आपका क्या बोलते हैं, आपका ये निकलता है ना, पित्त निकलता है पित्ताशय से, तो यही काम करता है। यूरिया का संश्लेषण भी यही कर रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण में भी ये। यकृत बहुत, अगर ये यकृत खराब तो सब खराब। तो फाइब्रोनोजिन भी नामक जो है प्रोटीन यकृत से ही निकलता है, और हेपेरिन भी निकलता है। तो हम लोग का कहीं पे कट जाता है, कटने के बाद जो ब्लड का थक्का बन जाता है, तो वो किसके कारण होता है, फाइब्रोनोजिन के कारण। और अंदर में ब्लड को जमने नहीं देता है, वो किसके कारण, हेपेरिन के कारण। ये दोनों बात याद रखना है आपको। हेपेरिन के कारण क्या होगा, अंदर में ब्लड को जमने नहीं दिया जाता है, और फाइब्रोनोजिन के कारण हम लोग का क्या कर देता है, अगर ब्लड जमेगा नहीं तो पूरा शरीर का ब्लड निकल जाएगा। ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा नहीं, मतलब पूरे शरीर में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, तो जिंदा रहिएगा, नहीं रहिएगा, सारा सेल डेड हो जाएगा। तो यही है, तो हेपेरिन के कारण अंदर में ब्लड नहीं जमता है, और बाहर में जब कटने के बाद जो है ब्लड का जो थक्का जम जाता है, वो क्या होता है, फाइब्रोनोजिन। तो क्या बोलता है, प्रोटीन नामक निकाल लिया जाए तो क्या, तो उसको क्या कहेंगे, ब्लड को ऐसे भी जानते हैं, दो होता है, वो प्लाज्मा होता है, वो ब्लड होता है। तो प्लाज्मा में 90% पानी होता है ना, टोटल में से अगर कर दीजिएगा तो ये कितना होता है, ये कीजिएगा ना, 60% आपका प्लाज्मा हो गया, ये आपका प्लाज्मा हो गया, और 40% क्या हो गया, ब्लड हो गया। इस 40% में आपका कौन हो गया ना, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स होता है ना, WBC, जिसको हम लोग WBC को क्या कहते हैं, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, RBC को क्या इरिथ्रोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स को क्या, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो याद रखिएगा, WBC को क्या कहिएगा, WBC को बहुत बार पूछ देता है, WBC को क्या कहिएगा, WBC को ल्यूकोसाइट कहिएगा। ठीक है, ये 40% का भाग है, और इस 60% में ये प्लाज्मा, इस 60% में 90% वाटर है भैया, ये याद रखिएगा, ये 90% वाटर है। तो ये 40% में आपका 3 भाग हो गया, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो WBC में क्या हो गया, ये व्हाइट ब्लड में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट कहेंगे, RBC को क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइट कहेंगे, और प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। ये आपको एकदम याद रखना है, बहुत बार इसका नाम पूछ देंगे। तो हिपेरिन अंदर में ब्लड नहीं जमने देगा, ये कौन सा, प्रोटीन की वजह से हिपेरिन। और ये सब कहां से निकलता है, यकृत से निकलता है। यकृत क्या है, तो क्या कहिएगा, ये सबसे बड़ी हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत है। इसका वेट कितना होता है, 1.5 से 2 kg होता है, और यही से सारा चीज का वो क्या करता है, निदान करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो क्या है, सेरम कहेंगे उसको। जब फाइब्रोनोजिन नामक अगर प्रोटीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेरम कहेंगे। प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। अभी आपको बताए थे 60% प्लाज्मा और 40% ब्लड। इस ब्लड का ये भाग हो जाता है आपका प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट किसको कहे थे, WBC को कहे थे, WBC को ल्यूकोसाइट कहेंगे। और हिपेरिन तो आपको बताइए, ये प्रोटीन है, ये ब्लड के बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो ब्लड को जमने नहीं दिया जाता है, यही हिपेरिन की वजह से। और ये क्या है, प्रोटीन है। कहां से निकलता है, तो लीवर से, यकृत से निकलता है। इसी यकृत को हम लोग क्या कहते हैं, जिगर कहते हैं। लोग नहीं बोलता है तुम्हारा जिगर, हम देख लेंगे, यही जिगर है। ठीक है, 1.5 kg का होता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। देखिए अभी बोले ना, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, सब क्या है, ये सब एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और द्विकोशिकीय है। ठीक है, तो यही है। तो विषाणु के बारे में पूछ रहा है, तो विषाणु द्वारा तो इन्फ्लुएंजा वायरस से द्वारा होता है। कौन सा वायरस, मैक्सो वायरस, याद रखिएगा, मैक्सो वायरस। अरे मैक्सो जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, तो मच्छर जो भाग काटता है ना, एक मैक्सो कंपनी आता है जलाने के लिए, रात को आदमी जला के सोता है, जिसकी वजह से क्या हो, मच्छर दूर रहे। और हेपेटाइटिस, ये भी आपको, ये यकृत को, यही हेपेटाइटिस ए और बी बर्दाश्त के लायक है। सी का ना अभी तक वैक्सीन बना है, और ये बहुत खतरनाक होता है। अभी हेपेटाइटिस डे भी मनाते हैं हम लोग, हेपेटाइटिस डे भी मनाते हैं। कब मनाते हैं, 28 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिएगा। अभी मनाए भी हैं 28 जुलाई को, याद रखिएगा, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया गया है। ठीक है, और हेपेटाइटिस जो है ये भी वायरस द्वारा होता है, वायरस वाला बीमारी होता है। इसका ABC होता है, AB का तो टीका भी आ गया, सी का अभी तक टीका भी नहीं बना। उसके बाद पेचिस किसके द्वारा होगा, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जो प्रोटोजोआ का नाम है उसका एंट अमीबा हिस्टालिका होता है ना, हिस्टालिका होता है। ठीक है,
एंटी अमीबा हिस्टालिका होता है, ये याद रखेगा। ये पेचिस किसके द्वारा, प्रोटोजोआ जो कारक होता है उसका प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंटी अमीबा हिस्टालिका। तो क्या हो जाएगा, विषाणु जनित रोग नहीं है, तो कौन सा नहीं है भैया, तो क्या कहिएगा, पेचिस नहीं है। पेचिस किसके द्वारा है, प्रोटोजोआ द्वारा। इन्फ्लुएंजा किसके हो जाएगा, वायरस के द्वारा। कौन वायरस, मैक्सो वायरस। हेपेटाइटिस किसके द्वारा हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है, लीवर को कमजोर करता है। ABC 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। उसके बाद पेचिस है, पेचिस किसके द्वारा, एंटी अमीबा हिस्टालिका के द्वारा होता है, और ये किसके, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रोटोजोआ कैसा है, तो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। प्रोटोजोआ को कहां पे रखे हैं, कौन सा जगत में रखे हैं, व्हिटकर ने कब कहां पे रखा था, तो क्या कहिएगा, इसको प्रोटिस्टा में रखा था, ठीक है। आगे चलना है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो विटामिन डी। विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं। इसमें रिकेट्स होता है, बच्चे को हम लोग बोलते हैं ना कि सूरज में खड़ा रहना चाहिए, विटामिन धूप लीजिए, है ना, धूप की रोशनी से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो रिकेट बीमारी, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये बात सही है। विटामिन सी, इसको एस्कार्बिक एसिड कहता है, और मसूरे में, और ये भी प्रोटोजोआ से बीमारी होता है, ठीक है। इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं ना पायरिया, ठीक है, पायरिया बोलता है ना, यही एंटी अमीबा जिंजा, वो हिस्टालिका उधर आता है ना, ये जिंजावेलिस से होता है, जिंजावेलिस से होता है, ये जिंजावेलिस से, ये भी ये इसी को बोलते हैं हम लोग पायरिया बीमारी। ये भी ये विटामिन सी के कमी से मसूरे में जो रक्त जमता है उसको पायरिया कहते हैं, और इस बीमारी का कारण क्या है, प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ। वो प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंटी अमीबा जिंजावेलिस, ठीक है। चलिए अब विटामिन ए, विटामिन ए गलत बात है, गठिया में क्या हो जाएगा, हम लोग का लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, तब गठिया बातिक होगा। विटामिन ए के कमी से क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग को क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, अंधापन हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग का तेज मतलब गड़बड़ा सकता है ना, तो ये सारा गलत बात हो जाएगा। तो विटामिन ए से बीमारी क्या कहिएगा, रतौंधी कह लीजिए, एनीमिया कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर कर देगा, ये कह लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा गठिया, किसके कारण, जो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है पैर में, वो होता है गठिया बातिक होता है। और विटामिन B1 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थायमिन। ये क्या है, थायमिन है, ये तो भैया थायमिन है, और इससे बेरी रोग होता है, बात सही है। और विटामिन B2 को क्या बोलता है, उसको बोलते हैं हम लोग राइबोफ्लोविन। और विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनोल। इसका नाम क्या है, रेटिनोल है इसका नाम, ठीक है, रेटिनोल, इसका नाम रेटिनोल है। विटामिन B1 का नाम थायमिन है, और विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन है, ठीक है। इसके कमी के कारण बेरी रोग होगा। विटामिन ए के कारण क्या क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, है ना। उसके बाद रतौंधी हो जाएगा, अंधापन हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा। विटामिन सी से आपका कौन सा हो जाएगा, मसूरे में आपका बीमारी जो आपको प्रोटोजोआ से बताए थे। और विटामिन डी से रिकेट्स हो जाएगा, इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई का नाम टेकोफेरोल। तो आप रेटिनोल से लेके टेकोफोरेल तक, ठीक है, आप वो फॉलिक एसिड तक, ये सब चीज आपको याद रखना है। अभी बताएंगे तो सब समय गड़बड़ हो जाएगा, बता नहीं सकते, ठीक है ना। निम्नलिखित में से हम भी कुछ बंधन से बंधे हुए ना, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। देखिए आत्मघाती कोशिका बहुत बार सुनते हैं ना, होता क्या है, इसके बारे में कभी जाने। देखिए ये जो कोशिका अंग जो है, देखिए ये है लाइसोसोम। डी डुबे जो है, डी डुबे जो है इसके बारे में बोला, ठीक है। इसके बारे में बोलिएगा कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुबे ने। ये जो है ना, ये देखिए ये थैलीनुमा होता है, और जितना भी पदार्थ होता है ना उसका भक्षण कर लेता है ये, ठीक है। इसी वजह से इसको आत्मथाली, मतलब जो भी अवांछनीय पदार्थ रहता है, ठीक है, लिक्विड रहता है, तो उसको भक्षण कर लेता है। अगर फट जाएगा तो ये सब गड़बड़ हो जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती हमला कहते हैं। किसको, लाइसोसोम को। लाइसोसोम का खोज किसने, डी डुबे। प्लास्टिड मतलब तो जानते हैं, लवक। लवक कितना प्रकार का होता है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक होता है ना, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तो ये 3 प्रकार का लवक होता है। तो प्लास्टिक दूषी को कहता है हम लोग, जैसे कोई कलरफुल होगा तो क्या हो जाएगा, वर्णी लवक। अवर्णी में नहीं होगा, हरित लवक एक होता है ना, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तो यही है, प्लास्टिक दूषी को कहते हैं। उसके बाद क्या है, गोल्जी का। गोल्जी को क्या कहते हैं, कोशिका का यातायात संरक्षण कहते हैं, यातायात मैनेजमेंट करने वाला। अगर कोई मान लीजिए ये भी थैलानुमा होता है, अगर कोई दर्भ इधर उधर आके घूमता है तो उसको क्या करता है, साइड कर देता है। इसी वजह से गोल्जी काय को क्या कहते हैं, यातायात प्रबंधन कहते हैं। किसको, गोल्जी काय को। यातायात प्रबंधन किसको कहेंगे, गोल्जी काय को कहेंगे। और गोल्जी काय का काम क्या है, फालतू का कोई दर्भ कैसे आ गया, ठीक है, सेल के अगल बगल में घूम रहा है तो उसको क्या कर देना, साइड कर देना, रास्ता निकालो भाई, रास्ता से चलना है। तो कौन सा हो जाएगा, गोल्जी काय। और गोल्जी काय का खोज किसने किया था, मैक्स गोल्जी ने किया था। तारक क्या है, देखिए ये तो सबसे पहली बात जानिए कि तारक कैसा है। बहुत बार पूछता है कि निम्न में से कौन सा जंतु कोशिका में पाया जाता है या कौन सा पादप कोशिका में। तो ये तारक जो है हमेशा जंतु कोशिका में पाया जाएगा। कौन, जंतु कोशिका में। ये तो याद रखिएगा भैया, ठीक है, जंतु कोशिका में पाया जाता है तारक के। और इसका काम क्या है, ये जो है ना समसूत्री विभाजन में काम आता है। कौन, तारक के समसूत्री विभाजन। अभी विभाजन में जब पढ़िएगा, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री। तो जैसे मनुष्य है अर्धसूत्री है ना। अभी आपको क्या बोले थे, मोनेरा, तो वो क्या असूत्री हो जाता है, ठीक है।
फिर ये समसूत्री में आपका इधर प्रोटोजुआ सब आ जाता है। तो यही है, इसकी को जो है वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया था असूत्री के बाद समसूत्री के बारे में। तो समसूत्री के बारे में जो है यही तारक्य जो उपस्थित होता है और ये जंतु कोशिका में होता है, यही याद रखिएगा। किसके बारे में? तारक्य के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका में आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बोल दिए। फालतू अलबल जो भी दर्भ होता है उसका भक्षण करता है, ठीक है, ये डी डुबे ने खोजा था, ठीक है, लाइसोसोम हो गया। प्लास्टिड के बारे में आपको बता दिए, लवक होता है, जैसे पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, वर्णी लवक है, अवर्णी लवक है, हरित लवक है। कोई भी अगर पादप किसी चीज कोई हरा भरा अलग अलग कलर का दिखता है तो वो किसके? लवक के कारण ही दिखता है। गोल्जिका के बारे में बोल दी, यातायात प्रबंधन करता है। कोई भी अगर सेल के अगल बगल में कोई भी फालतू का दर्भ कहीं से निकल गया तो उसको साइड कर देता है, इसी वजह से इसको यातायात प्रबंधन की संज्ञा दिया जाता है। और इसका खोज किसने? मैक्स गोल्जी ने किया था। तारक्य के बारे में बता दिए हैं, तारक्य क्या है? जंतु कोशिका में होता है, ठीक है, और इसका काम क्या है? तो समसूत्री विभाजन है ना, समसूत्री विभाजन में ये काम करता है तारक्य। और समसूत्री विभाजन वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट